बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में क्या लिखना है और इसको कैसे मेंशन करना है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का क्वेश्चन आता है, डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एंड गिव देयर जनरल डेरिवेशन। सो इस केस में हमें सबसे पहले ये बताना है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन दिया किसने था। एक लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, गुलबर्ग एंड वेट इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफिनेशन में हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की ओवरऑल डेफिनेशन जो है उसको क्लियर करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. दो तरह की चीज़ों को उसने यहाँ कंबाइन किया हुआ है। सो ध्यान से पहली बात, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज, यानी रेट जिस स्पीड के साथ रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज के, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। अब यहाँ पर दो दफ़ा उसने एक्टिव मैसेज की बात की है। एक दफ़ा ओवरऑल बात हो रही है जो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैसेज, फिर उसने कहा है कि रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस जो हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज की बात है। सो एक्टिव मैस को मैंने अलग से फिर से डिफ़ाइन कर दिया है ताकि हमें क्लियर रहे कि एक्टिव मैसेज है क्या। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो यू कैन बी एबल टू राइट एक्टिव मैसेज सेपरेटली, तो हम उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि एक्टिव मैसेज एक्चुअली हमारे पास है क्या चीज़। एक्टिव मैस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जनरली एन एक्टिव मैस इज़ कंसिडर्ड एज मोलर कंसनट्रेशन हैविंग यूनिट मोल क्यूबिक डेसीमीटर। यानी यहाँ पर किसी भी चीज़ को जिसको हम एक्टिव मैस की बात कर रहे हैं वो हमारे पास उस कंपाउंड की कंसनट्रेशन है। कोई भी रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है उसकी जो कंसनट्रेशन है उसको हम एक्टिव मैस कहते हैं, जिसका यूनिट मोल DM क्यूब लिया जाता है और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। दैट इज़ अगेन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता तो हम इसको सिर्फ इतनी टर्म में लिखेंगे। यहाँ तक हमने डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन में आने वाले लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जो एक्टिव मैथ था उसको क्लियर कर दिया। इसके बाद है हमारे पास जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन मीन्स कि जनरली हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैंने एक हेडिंग दी है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। इन जनरल रिएक्शन के लिए मैंने ये डेरिवेशन किस तरह से डिराइव करनी है। सो उसके लिए मैंने लिखा, लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, उसके लिए एक जनरल रिएक्शन मेंशन कर दिया। यहाँ एक चीज़ जहन में रखिएगा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन इज़ ओनली अप्लाई इन रिवर्सेबल रिएक्शन। ये कभी भी इरिवर्सेबल पे अप्लाई नहीं होगा। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम रिएक्शन लिखते हुए सिंगल हेडेड एरो मेंशन करते हैं, तो इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। हमने हमेशा डबल हेडेड एरो के साथ इसको मेंशन करना है। A विद द कंसनट्रेशन A, B विद द कंसनट्रेशन B, C विद द कंसनट्रेशन C एंड D विद द कंसनट्रेशन ऑफ D एंड देयर कोएफिशिएंट। ये हमारे पास एक रिएक्शन बन गया। अब इस रिएक्शन को हमने आगे एक्सप्लेन करना है कि ये रिएक्शन एक्चुअली हमें बता क्या रहा है। दिस रिएक्शन कंसिडर ऑफ टू रिएक्शंस, यानी ये एक रिएक्शन है लेकिन इसके अंदर दो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन मर्ज हुए हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। यानी रिवर्सेबल रिएक्शन जो है वो कम्बिनेशन होता है फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन का। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन जो आप करवा रहे हो उसका जो रेट है उसकी बात कर रहा है वो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स अगर मैंने A और B इनको रिएक्ट करवा दिया और बना दिया C एंड D, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड रेज टू द पावर्स, रेज टू दी पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिए जाते हैं, इनको रेज टू दी पावर में लिखा जाता है। ये रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव मैसेज आ गए। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट की केस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये जनरल रिएक्शन की सारी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अच्छा, इसके बाद अब वो कहता है कि हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा कि ये दो रिएक्शंस का मजमुआ है। हम सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन। A and B आर द रिएक्टेंट एंड
स्मॉल a एंड स्मॉल b आर देयर नंबर ऑफ मोल्स। वो कहता है कि आपके पास a और b ये रिएक्टेंट हैं और इनके साथ जो स्मॉल a और स्मॉल b आपने लगाया हुआ है वो इनके क्या हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ए लिए हैं आपने, कितना नंबर ऑफ मोल्स आप बी लेकर आ रहे हो। सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इज, इस पूरे रेट के लिए यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है जो फॉरवर्ड होके आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद देयर कोएफिशिएंट ए, concentration of B with their coefficient of B. This RF is representing the rate of forward reaction. इस proportionality को आपने equality में change करने के लिए RF is equals to KF concentration of A with their coefficient A, concentration of B with their coefficient B. तो ये हमारे पास रिएक्शन की कुछ ये वाली टर्म बन जाएगी। पहले हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ लिखा, फिर इसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करके हमने प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि KF जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मीन कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लगाया। सिमिलरली इसी तरह से आपने क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी आप एक्सप्लेन करोगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर and small r is directly proportional to the concentration of C with their coefficient C, concentration of D with the coefficient of D, where C and D are the number of moles as given in balanced chemical equation. जिस तरह से balanced chemical equation में हमने A और B को number of moles reactant कहा था, बिल्कुल इसी तरह से इसमें A और B ये number of moles हो जाएंगे प्रोडक्ट के। तो इनको अब हम इस सूरत में लिखेंगे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया था, तो रिवर्स के लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे आर और स्मॉल आर। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी विद देयर पावर ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी विद देयर पावर ऑफ डी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को भी हमने इक्वलिटी में चेंज करना है, तो हम इसके इक्वल लगा देंगे के आर। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट हो जाएगा, सी विद देयर कोएफिशिएंट सी, डी विद देयर कोएफिशिएंट डी। इसको हम देख लेते हैं अब। सो इस केस में मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सी देयर नंबर मोल्स ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी देयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिया और के एफ लगा दिया, फिर उसी तरह से वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। अब नेक्स्ट हम इसको किस तरह से देखेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हमारे पास के आर is the rate constant for the reverse reaction. As we know that all equilibrium state के कोई भी equilibrium state होती है तो both rates of reaction will be equal. अब यहाँ मैंने ये बता दिया था कि rate of forward reaction क्या है, rate of reverse reaction क्या है। तो अब यहाँ हमने ये भी mention कर दिया कि हमें पता है कि कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम पे आ गई है तो उसमें जितने भी रेट, दोनों रेट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लगाया था, आर आर हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए लगाया था। अब हम आर एफ की वैल्यू भी पुट कर देंगे और आर आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर। तो आर एफ की वैल्यू ये बनी थी जो कांस्टेंट लगाने के बाद आई थी, आर आर की वैल्यू ये बनी थी जो कांस्टेंट लगाने के बाद आई थी। बाय टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑन वेरिएबल ऑन अदर साइड ऑफ द रिएक्शन। वो कहता है कि आप ऐसा करें, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएं और कंसंट्रेशंस को दूसरी साइड पे ले जाएं। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये वाला जो है इसके साथ हम इसको डिवाइड, यानी के आर जो है वो के एफ के साथ डिवाइड हो जाएगा और ए कंसंट्रेशन जो हैं वो इसके साथ डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको साइड पे निकाल लिया, जितनी कंसंट्रेशन हैं उनको साइड पे कर लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन जो है वो सामने आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हमने अब क्या किया है, इसी को मैंने और की फॉर्म में लिख के एक और टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर दिया, यानी मैंने ये भी बता दिया है कि यही वाली इक्वेशन जो है वो जो ये पूरा फैक्टर है ये किसी और टर्म में भी बताया जा सकता है, दैट इज़ के सी। के सी भी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ के सी क्या था, के सी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये के सी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, जिसका एक्सप्रेशन हमेशा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के केस में आता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट।
कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये हमेशा इक्वल हो जाएंगे KC के। अब कंक्लूजन के फॉर्म में मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए होता है, विच इज़ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट विद देयर मोलर कंसनट्रेशन। यानी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है जो मोलर कंसनट्रेशन में ली जाती है। ऑल द रिवर्सेबल रिएक्शन कैन बी माइंडफुल स्टूडेंट्स, ऑल द रिवर्सेबल रिएक्शन, जितने भी रिवर्सेबल रिएक्शन है सिर्फ उन्हीं को कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, सिर्फ उन्हीं को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, द रिवर्सेबल रिएक्शन इज एज फॉलोज। इनका रिवर्सेबल रिएक्शन बना दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड के बना रहे हैं। जो इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये हो जाएगा और इसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो ये हो जाएगा। तो आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो जिस तरह से उसने पहले बताया था, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सो इस केस में हमारे पास ये इक्वल होगा और यहाँ पर हम लगा दें F इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा R के। तो इनकी वैल्यूज़ लगा के एंड पे हमारे पास यही चीज़ वापस आ जाएगी। तो हमने KC का एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो ये एक एग्जांपल है, ये ऑप्शनल होती है, लेकिन आपने यहाँ तक सारी चीज़ें जो है यानी एग्जाम्पल के अलावा जितनी कंक्लूजन है उसको मेंशन करके लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को क्लियर कर देना है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो अगेन केयरफुली, बड़ी ध्यान से इस चीज़ को देखना भी है, समझना भी है और कोई पॉइंट इसमें छोड़ना नहीं है ताकि आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकें। गुड लक स्टूडेंट्स।